हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो कैसे हैं आप लोग? और होपफुली आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है CUET PG एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। और कल एक अपडेट आया था कि जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था। उनके उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो CUET PG के जो एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी डेट जो है वो फिक्स हो गई है और वो जून में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके जो फॉर्म्स हैं CUET PG के, वो फॉर्म्स 15 मार्च के बाद कभी भी आ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि जो CUET PG के फॉर्म्स हैं वो मिड मार्च में कभी भी आ जाएंगे। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अब स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है CUET PG की तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और जो लोग लगे हुए हैं मेरे साथ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मारना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको असाइनमेंट भेजे जाते हैं उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो लेक्चर है हमारा EMT के अंदर इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो हमारा पोर्शन चल रहा है उसका आज 10वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम कंडक्टर के लिए बात करेंगे कि कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, और जो इसकी जो एनर्जी है वो किस तरह से निकाली जाती है उसके ऊपर क्वेश्चंस कुछ हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उनसे रिलेटेड जितनी भी मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है वो आपने कर लिया होगा। लास्ट वाला जो असाइनमेंट मैंने भेजा था EMT के अंदर उसका अभी तक कोई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं आए हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें मैंने जानबूझ के टफ़ क्वेश्चंस डाले हैं, तो उससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि आप लोग सॉल्व करते भी हैं या नहीं करते हैं। चलिए खैर, तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के पहले मैं बात करूं तो उसके पहले एक बार मैं वापस से वर्क डन की बात कर उसकी पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि किसी चार्ज को बहुत दूरी से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, पोटेंशियल। ठीक है, फिर यहाँ पर W इक्वल्स टू क्या हुआ था, V, ये बन गया था W इक्वल्स टू V इंटू Q। Q नॉट का मतलब क्या था, वो चार्ज जिसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाया जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कहलाएगी, किसी एक चार्ज को एक पोजीशन से या एक बहुत दूर वाली डिस्टेंस से किसी एक डिस्टेंस पर लाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो जो काम है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार्ज पड़ा है यहाँ पर Q नॉट और इसको इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, R। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जो डिस्टेंस है हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से सेंटर से, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से पॉइंट है। पॉइंट तो आ रहा है पीछे से, उसकी डिस्टेंस हमने यहाँ से मेज़र की हुई है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया जाता है, किसके अगेंस्ट काम किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो काम किया जाता है उसको हमने नाम दिया था पोटेंशियल। हमने बोला था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज पोटेंशियल। और ये जो वर्क है इसी को क्या नाम दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसी वर्क को क्या नाम दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की बात। अब एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को एनसेंबल करने के लिए, एनसेंबल करना मतलब इकट्ठा करना, तो चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, एक चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वापस से सुनो, चार्ज का सिस्टम बनाने के लिए, चार्ज का सिस्टम मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं इसको, एक चार्ज यहाँ ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, मान लो मैं कोई ऐसा 3 चार्ज का सिस्टम बना रहा हूँ। तो यहाँ पड़े हैं चार्ज इनफाइनाइट पर, तो चार्ज को यहाँ लाया, मान लो यहाँ आया Q1, यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ तक आया Q2, यहाँ से यहाँ आया यहाँ तक आया Q3। तो अब ये सिस्टम बन गया चार्ज का। तो इस चार्ज के सिस्टम को बनाने के लिए, एनसेंबल करने के लिए जो एनर्जी लगी है उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। समझ गए बात, है ना।
तो दोनों सेम से ही हैं, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि किस केस में इसकी वैल्यू क्या रहेगी। आपको यहाँ पर दो चार्ज का सिस्टम दिख रहा है ना। एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है B। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी है, R है। मेरे पास दो चार्ज हैं, चार्ज की वैल्यू है Q1 और Q2। दोनों इनिशियली इनफाइनाइट पर पड़े हैं। कहाँ पर पड़े हैं? इनफाइनाइट पर। हमको चार्ज के सिस्टम बनाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो बात कर लेते हैं। मैंने कहा सिस्टम बनाना है तो यहाँ से चार्ज को उठाकर यहाँ पहुँचाना पड़ेगा और यहाँ से चार्ज को उठाकर यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ से Q1 को लेकर चलता हूँ यहाँ तक लेके आया Q1 को। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, W बराबर VQ। तो यहाँ से यहाँ तक इसको लेके आया हूँ तो अपने आप तो आएगा नहीं, तो इसको लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। इसको लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और ध्यान रखो पोटेंशियल डिफरेंस का। मान लो A B पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, A B, और A से लेके आ रहे हो B तक। तो A पर पोटेंशियल है A और B पर पोटेंशियल है VB। तुम क्या लिखते थे, डेल्टा V इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। Q मतलब वो चार्ज जिसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो। तो WAB की जो वैल्यू कितनी आ जाती थी, डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V का मतलब क्या था, VB माइनस VA, और इसको गुणा कर देते थे किससे, Q से, मल्टीप्लाई। तो इनिशियली मैं एक चार्ज जिसका नाम है Q1 उसको लेकर आया कहाँ तक, A पॉइंट तक। तो A पॉइंट तक लाने में कुछ काम किया गया होगा, है ना। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू A। तो W1 लिख दिया मैंने इसको, और W1 कितना है, Q1, और कहाँ तक ला रहे हैं, VA तक ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। अब इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है उसको हमने ये पिछले लेक्चर में बात कर ली थी कि इनफाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल कितनी है, 0। इनिशियली A के ऊपर भी कोई पोटेंशियल नहीं है तो A पर भी पोटेंशियल 0 और इनफाइनाइट पर भी पोटेंशियल 0। तो शुरुआत में जब Q1 को लेके आए कहाँ से, इनफाइनाइट से और A तक, तो जो वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है ना। वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 0, ये ध्यान रखना। और ये डेरिवेशन हालांकि तुमसे कोई पूछने नहीं वाला है, परंतु इस डेरिवेशन में जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ उन स्टेप्स के बेस पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो पोटेंशियल है उसका यूज़ कैसे करना है, हमें एनर्जी जो है उसका यूज़ कैसे करना है। यहाँ तक बात पहुँच गए। अब यहाँ पर चार्ज आ गया Q1। अब ये जब Q1 चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये क्या करेगा, अपने कर्तव्य दिखाएगा। कर्तव्य दिखाएगा मतलब कि यहाँ पर अब ये चार्ज आ गया, अब ये मानेगा थोड़ी, चैन से थोड़ी बैठेगा। ये क्या करेगा, ये पोटेंशियल जनरेट करेगा, किसके ऊपर, B के ऊपर। तो इस Q1 चार्ज की वजह से इस B के ऊपर क्या आएगी, पोटेंशियल आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट B, इस B के ऊपर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कितनी आएगी वो हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, KQ अपॉन R। Q किसकी वजह से आ रही है, Q1 की वजह से। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, R। तो ये B के ऊपर अब पोटेंशियल आ गई है। यहाँ पर एक पोटेंशियल है जबकि यहाँ पर इनिशियली कोई पोटेंशियल नहीं थी। अब Q2 को लेके आना है कहाँ तक, B तक, है ना। Q2 को लेके आना है कहाँ तक, B तक। अब Q2 को B तक लेके आएंगे तो यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, और उस काम को लिख दिया मैंने कितना, W2। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 टू B। तो इसको लिखा मैंने W2, और ये W2 Q2 ये किसके बराबर होगा, V2 VB माइनस V इनफाइनाइट। अब B पर एक पोटेंशियल आ गया है और वो किसकी वजह से आया था, वो आया था Q1 की वजह से, और उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, KQ1 अपॉन R। तो इसको मैंने लिख दिया KQ1 अपॉन R, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना, 0। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, KQ1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये W2 की वैल्यू हो गई। तो नेट जो वर्क है, नेट वर्क वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियली वर्क 0, ये कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R,
है ना। तो यहाँ से दो चार्ज के सिस्टम के लिए, किसके लिए, दो चार्ज के सिस्टम के लिए जो एनर्जी है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई, KQ1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, कितनी मिल गई, Q1 Q2 अपॉन आर। कई केसेस में इसको माइनस भी लिखते हैं। माइनस इसलिए लिखते हैं कि वर्क डन और जो एनर्जी है डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W होता है। तो यहाँ इस रिलेशन से लिख देते हैं कि जो एनर्जी है उसकी वैल्यू किस में है, माइनस में, माइनस KQ1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, इसको इंटरेक्शन एनर्जी भी कहते हैं, दो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन हो रहा है। आगे अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग एनर्जी निकलेगी। तो ये दो चार्ज के सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू थी, जिसमें कि हमने ये देखा कि किस तरह से दोनों के बीच में जो एनर्जी का डेरिवेशन है वो हमने किया है। हालांकि आपको ये फार्मूला याद रखना है, दो चार्ज के सिस्टम जब भी आपको दिखेगा तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है ना, इम्पॉर्टेंट, याद रखो, MTR। अब बात करते हैं तीन चार्ज के सिस्टम के लिए। तो तीन चार्ज का सिस्टम है, वही इनफाइनाइट पॉइंट है। अब आपको मेरे को बताना है कि क्या क्या करना है। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2 और एक चार्ज Q3। सबसे पहले Q1 को लेके जा रहा हूँ A पॉइंट पर। मान लो ये है A, ये है B और ये है C। इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पर लेके जा रहे हो तो शुरुआत में वही कहानी, W इक्वल्स टू Q1 VA माइनस V इनफाइनाइट। और शुरुआत में पोटेंशियल है ही नहीं तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, जीरो। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर चार्ज बैठ गया आकर, कौन सा, Q1 बैठ गया। तो इस Q1 की वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल आएगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो एक पोटेंशियल तो देगा ये VB पर। तो VB पर पोटेंशियल कितना दे देगा, KQ1 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R12। और एक पोटेंशियल देगा ये C पर। तो C पर कितनी पोटेंशियल दे देगा, KQ1 अपॉन R13। समझ गए ना भाई, पोटेंशियल तो यही दे रहा है तो चार्ज तो दोनों में यही है, डिस्टेंस अलग अलग है, एक है R12 और एक है R13। अब किसको उठा के लाओगे साहब, अब उठा के लाओगे आप Q2 को। तो Q2 को लाओ, तो Q2 को लाओगे तो काम करना पड़ेगा। तो Q2 को लाओगे तो W2 कितना, Q2 इंटू VB माइनस V इनफाइनाइट। V इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी साहब, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, Q2, VB की वैल्यू पहले, अब कितनी है, KQ1 अपॉन R12। तो कितना हो गया, KQ1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो ये एक वर्क की वैल्यू हो गई, इसको दो लिख देता हूँ, एक वर्क की वैल्यू ये हो गई। अब ये जब यहाँ पर Q2 आ गया तो ये Q2 भी तो यहाँ पर क्या करेगा, पोटेंशियल देगा। यहाँ तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो यहाँ की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पोटेंशियल देगा। तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो Q2 की वजह से कहाँ पर, C पर। तो C पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन कितना हो जाएगा, R23। तो C पर कुल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो VC टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R कितना, 23। ये दो पोटेंशियल हो गई। अब साहब क्या करना है, आपको 3 को पहुंचाना है कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये 3 हो गया, इसको यहाँ पर पहुंचाना है। तो इसके लिए W3 इक्वल्स टू Q3 और VC माइनस V इनफाइनाइट। अब V इनफाइनाइट कितना है, जीरो। तो V इनफाइनाइट जीरो है तो W3 Q3 VC की वैल्यू कितनी, एक बार Q1 की वजह से था तो Q1 की वजह से R13, एक बार किसकी वजह से, Q2 की वजह से, उसकी वजह से R23, और वो जीरो हो ही गया। तो यहाँ से W3 की वैल्यू कितनी बन गई है, ये बन गई KQ1 Q3 अपॉन R13। ये कितना हो गया, KQ1 Q2 अपॉन R23। तो ये हो गया 3। तो नेट जो है, नेटवर्क किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 की वैल्यू 0, फिर W12 ये कितना आया था, KQ1 Q2 अपॉन R12। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है KQ1 Q3 आएगा ना, Q2 Q3 आएगा, Q2 Q3। हाँ, तो दूसरी वैल्यू क्या है, KQ2 Q3 अपॉन R23, और फिर है KQ1
Q3/R13। तो यहाँ से ये किसकी वैल्यू हो गई, नेट एनर्जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ पर जब दो चार्ज का सिस्टम था, व्हेन सिस्टम ऑफ टू चार्ज, तो तुम्हारे पास जो टोटल टर्म्स आए एनर्जी के एक्सप्रेशन में वो आया एक। जब तीन चार्ज का सिस्टम था, व्हेन सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज, तो जो एनर्जी के टर्म्स आए वो कितने आए, तीन। तो अगर चार्ज का सिस्टम होगा, व्हेन सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, तो एनर्जी के टर्म्स कितने आएंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, तो फॉर नंबर ऑफ एनर्जी टर्म्स, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n इंटू एन माइनस 1/2, जहाँ n क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल जब दो चार्ज का सिस्टम है, फॉर n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया, 1, और आया भी कितना था, 1 ही था। फॉर n इक्वल्स टू 3, कितना बनेगा, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/2, तो कितने टर्म्स आए, 3, है ना, 3 ही आए। तो इसी तरह से आप बता सकते हो कि जो चार एनर्जी वाला होगा, तो चार चार्जेस वाला होगा, तो उसमें कितने जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे 4 इंटू 4 माइनस 1/2, है ना। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितने टर्म्स आ गए, 6। यानी कि चार चार्ज की जो सिस्टम होगी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एनर्जी टर्म्स हैं वो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने एक स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर। ठीक है, ये है स्क्वायर की साइड आप मान लो कोई भी, ए मान ली मैंने, ए साइड है। ठीक, इसके ऊपर चार्ज रखे हैं 1, 2, 3 और 4। तो n की वैल्यू 4 है और हमें पता है एनर्जी के कुल टर्म्स कितने आने, 6 आने हैं। इसको नाम दे दिया मैंने Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4। तो भाई एनर्जी के टर्म्स अगर लिखोगे तो पहला तो क्या लिखा जाएगा, K Q1 Q2, साइक्लिक ऑर्डर में चल लो, सबका इंटरेक्शन करा दो एक दूसरे के साथ, अपॉन A। फिर K Q2 Q3 अपॉन A, फिर K Q3 Q4 अपॉन A, फिर K Q4 Q1 अपॉन A। देखो 1 2 का हो गया, 2 3 का हो गया, 3 4 का हो गया, 4 1 का हो गया। अब 2 का किससे करा दो, 4 से, और 3 का किससे करा दो, 1 से। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगी, a√2। तो अगला टर्म कौन सा आ जाएगा, K Q3 Q1 अपॉन a√2। सिमिलरली इसका इससे करा दो इंट्रैक्शन, तो ये कितना आ जाएगा, K Q2 Q4 अपॉन a√2। तो टोटल टर्म्स देखो, काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल टर्म्स हो गए ना। तो इस तरह से आप एनर्जी के टर्म्स निकाल सकते हैं किसके अंदर, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 चार्ज के सिस्टम की वजह से, या 4 चार्ज के सिस्टम की वजह से, या 5 चार्ज के सिस्टम की वजह से जो एनर्जी है वो क्या होगी, तो उसको आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि मैंने जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनके अंदर दो चीज़ें नहीं हो रही। दो चीज़ें क्या, अगर मैंने एक बार लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन A, तो मैंने दोबारा से K Q2 Q1 अपॉन A नहीं लिखा है। यानी कि मैंने एक बार इंट्रैक्शन करा दिया 1 का 2 से, तो वापस से मैंने 2 का 1 से इंट्रैक्शन नहीं कराया, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, खुद से इंट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसा टर्म कोई भी नहीं आया, K Q1 Q1 या कोई Q2 Q2, है ना, इस तरह के कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि खुद से इंट्रैक्शन नहीं होगा, और दो जो चार्जेस हैं उनका 2 बार इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब हम n चार्ज का सिस्टम लेंगे। तो जब हम n चार्ज का सिस्टम लेंगे तो उस n चार्ज को सिस्टम को इसके अकॉर्डिंगली हम कैसे लिख सकते हैं कि QI VQJ का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या होगी, KQJ अपॉन RIJ। ठीक है,
तो यहाँ पर क्यू आई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी और क्यू जे की वैल्यू भी। अब आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, एन तक, और जे की वैल्यू भी कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर एन तक। अब जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं हो रही है कि आई और जे बराबर नहीं हो रहे, यानी कि 1 1 नहीं बन रहा है, 2 2 नहीं बन रहा है, तो ये तो यहाँ पर नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि जो हमने अभी तक 3 चार्ज का करा या 4 चार्ज का करा, उसमें हमने 1 2 और 2 1 को वापस नहीं लिखा, परंतु जब हम एन चार्ज का बनाएंगे तो एन चार्ज में ये पॉसिबिलिटी है कि वो टर्म्स ऐड हो जाएं, एक बार 1 2 का बन जाए, एक बार 2 1 का बन जाए, तो ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो टर्म्स ट्वाइस हो जाएं, है ना, दुगने हो जाएंगे। तो दुगने हो जाएंगे तो उसको वापस से ठीक करने के लिए किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास, ये जो मैंने लिखा है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैसे बनाया है, यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 1/2 से। 1/2 से डिवाइड किया तो ये i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक और j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ये हो गया k की मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ अपॉन RIJ। तो मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे एनर्जी के एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि k एक बार Q1 Q2 बनेगा, फिर वापस से Q2 Q1 बन जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन वापस बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ से k जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जब वो बाहर निकलेगा तो क्या वैल्यू बना देगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, एन चार्ज के सिस्टम की एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब यदि आपको ये बोला जाए कि कंटिन्यूस बॉडी है, कंटिन्यूस बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये जो समेशन वाला साइन है या जो एल्जेब्रिक समेशन वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और कोई भी एक छोटा चार्ज मान लेंगे जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि मैं इस क्यू आई को क्या लिख दूंगा यहाँ पर डी क्यू, और वी क्यू जे को क्या लिख दिया, वी बोले तो पोटेंशियल। अब कंटिन्यूस बॉडी के लिए हमने पढ़ा है कि पूरा चार्ज निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी होगी, तो ये रो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये चीज़ क्या है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये डी टाउ का मतलब क्या है, इस डी टाउ का मतलब है वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम डी क्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, रो इंटू डी टाउ। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, रो वी डी टाउ। अब गाउस का जो डिफरेंशियल लॉ है उसमें हमने पढ़ा है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई वी डेल टाउ। अब एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, आइडेंटिटी ये वाली। इस आइडेंटिटी में क्या लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ वी ई। वी का मतलब हो गया एक स्केलर क्वांटिटी है, और ई का मतलब हो गया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक स्केलर फंक्शन लिया है, एक वेक्टर फंक्शन लिया है, उसका हम कर रहे हैं ग्रेडियंट। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन रही है, ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट ई वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर, ई किस में है, वेक्टर में, प्लस वी और डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो इसका और इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू बन के आएगी ये U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। डी टाउ का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो ये जो है एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए। इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद कर लेना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। डी टाउ का मतलब है वॉल्यूम। तो अगर मैं इस एनर्जी में वॉल्यूम का भाग लगा दूं, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम का जब एनर्जी में डिवाइड हो गया, जब एनर्जी वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगी तो ये कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी। क्या कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी। हालांकि हमें आगे भी पढ़ना है जब हम EM वेव्स पढ़ेंगे, फिलहाल भी मैं आपको ये वापस बता दूं कि जब एनर्जी में वॉल्यूम का भाग लगा दोगे तो वो बन जाएगा एनर्जी डेंसिटी, जिसकी वैल्यू बन जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी समझ के लिए है कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है। हमें एंड रिजल्ट याद रखना है हमारे एग्जाम के लिए। तो अभी तक हमने जो बात की वो हमने ये बात कर ली कि 2 चार्ज का सिस्टम है, उसके लिए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से लिखेंगे, 3 चार्ज के सिस्टम के लिए एनर्जी को किस तरह से लिखेंगे, n चार्ज के सिस्टम के लिए एनर्जी को किस तरह से लिखेंगे, और उसके अलावा हमने बात की कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है। ठीक है,
तो यहाँ तक होपफुली सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर अ सॉलिड स्फीयर। हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है। सॉलिड स्फीयर मैंने आपको बताया था, सॉलिड स्फीयर का मतलब जो है वो पूरा अंदर से ठूस ठूस के भरा हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या है, चार्ज है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या दे रखी है हमें, रो। रो का मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो इसकी एनर्जी कैसे निकालें, मान लो इसकी रेडियस है कितनी, आर। कितनी रेडियस है, आर। तो यहाँ एनर्जी जो है उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे स्पेस के लिए करेंगे। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका मतलब क्या है, चार्ज को एनसेंबल करने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो चार्ज को एनसेंबल करने के लिए उसको इनफाइनाइट से लाया गया होगा और फिर आर रेडियस का गोला बनाया गया होगा। तो यहाँ पर ई जो है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो ई जो है वो दो बार है, एक बार है ई इनसाइड और एक बार कहाँ है, ई आउटसाइड। सॉलिड स्फीयर के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी है, ई इन की वैल्यू क्या होती है और ई आउट की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके मेरे को बता देना, है ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इससे ये पता भी लगेगा कि आप लोग कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो करना क्या है, जब मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा पूरे स्पेस के लिए तो एक बार तो इंटीग्रेशन होगा 0 से r। तो जब मैं 0 से r के लिए इंटीग्रेशन करूँगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो जो e है वो कौन सा वाला आएगा, इनसाइड वाला। और जब मैं r से और इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेशन करूँगा तो जो e है वो कौन सा वाला आएगा, आउटसाइड वाला। तो एक बार तो फॉर्मूला लगेगा इनसाइड वाला और एक बार फॉर्मूला लगेगा कौन सा, आउटसाइड वाला। ठीक है, हमने ये बात की है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो वॉल्यूम है उसको हम क्या लिख देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब ई इन की जो भी वैल्यू है जो तुम्हें बतानी है वो मैंने यहाँ पर डाल दी, इसको देख के भी तुम बना सकते हो। क्या है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर पावर 6, है ना। तो अब भी नहीं बता पा रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो आर पावर 6 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आउट की वैल्यू डाल दी क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आर पावर 4। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, उसका फॉर्मूला आ गया, याद रखना। ये फॉर्मूला किसके लिए निकला है, ये निकला है सॉलिड स्फीयर के लिए। वापस बोल रहा हूँ, किसके लिए निकला है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला आ गया U = 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, कंडक्टर्स की। अभी तक जितने भी हमने बात की, जितने भी हमने स्फेरिकल शेल लिए, जितने भी हमने सॉलिड स्फीयर लिए, उन सभी के केस में अभी तक हमने कंडक्टर की बात नहीं की। चाहे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, चाहे मैंने पोटेंशियल निकाला और चाहे मैंने एनर्जी निकाली, इन सभी में अभी तक मैंने कंडक्टर की बात नहीं की। अब मैं बात करूंगा किसकी, कंडक्टर की। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा, अच्छा ये जो भी लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो भी अब मैं बोलूँगा उसको चाहे आप नोट्स बना के लिख लो, चाहे इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन के सामने। ऐसे मटेरियल जिनके पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर, आगे वाले पेज पे बताता हूँ, कोई भी जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। और किस कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैडी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। तो अंदर का जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो गाउस का नियम है ना, या जो डिफरेंशियल लॉ है वो क्या कहता है, डाइवर्जेंस ऑफ E = रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर जो ये वाला लॉ है E.ds = Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया, तो यहाँ से Q in यानी कि एनक्लोज चार्ज की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0। तो अंदर जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0। इसी तरह से अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो भी कितनी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर के लिए वो कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं रहता है। कंडक्टर की एक खासियत होती है कि उसका जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है ना। कंडक्टर में जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा।
कब रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रहेगा। ठीक है। फिर तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जाएंगी वो हमेशा कंडक्टर के नॉर्मल पड़ेंगी। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो ये कंडक्टर से टकराएंगी नॉर्मल ऐसे। अब नॉर्मल क्यों टकराएंगी? क्योंकि यहाँ पर ई डॉट डी एस है, तो ई डी एस कॉस थीटा, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 होते ही फाई कितना हो गया? 0। फाई 0 होते ही मतलब क्यू इन की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? 0। तो कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी या बाहर निकलेंगी तो वो हमेशा कैसे आएंगी? उसके नॉर्मल 90 डिग्री पे एंटर करेंगी या बाहर निकलेंगी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर आगे बात कर लेते हैं कंडक्टर की जो सरफेस है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा वी या डी वी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी एल। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो डी वी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, है ना भाई। ई बराबर क्या होता है? माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक, तो यहाँ से डी वी बराबर क्या हो जाएगा? 0। डी वी बराबर 0 हो जाएगा, तो डी वी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का अंतर, यानी कि वी ए माइनस वी बी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया? वी ए बराबर क्या आ गया? वी बी। यानी कि क्या हुआ कि जो एक कंडक्टर है उसकी जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? ऐसी सरफेस जिस पर जो पोटेंशियल है वो हर जगह क्या होता है? सेम होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? इक्वी पोटेंशियल। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर हर जगह है पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गई क्या? कंडक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होगा, उसके बाहर भी और उसके अंदर भी। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एक कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है उसके बाहर और उसके अंदर, तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मान लिया कि बाहर कोई पॉइंट है यहाँ पर और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। ठीक है, तो इसके लिए वही लगाओगे क्या? गाउस का नियम, E डॉट डी एस और Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज तो ये चार्ज हो गया, मान लो चार्ज Q है, तो E डॉट डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो किसका आया था? शेल का आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वही सेम डिट्टो वही फॉर्मूला जो शेल का आया था। सरफेस पर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इनसाइड का निकालोगे तो इनसाइड क्या आ जाएगा? V इन बराबर 0। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। पोटेंशियल निकालना है हमें इसका। पोटेंशियल भी वैसे जैसे बाहर निकाला है और अंदर निकाला है ठीक वैसे निकलेगा। पोटेंशियल निकालना है तो ये हमारा कंडक्टर हो गया जिस पर चार्ज है Q और ये इसका सेंटर है और यहाँ से रेडियस है इसकी R। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है यहाँ से। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन नहीं भूलना है भाई, बेसिक चीज़ को पकड़ के ही चलना है। इनफाइनाइट से या किसी पॉइंट से और उस पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो मान लो मैं इनफाइनाइट से ला रहा हूँ चार्ज को यहाँ तक, तो एक डिस्टेंस तो हमारी हो गई इनफाइनाइट और एक डिस्टेंस हो गई R। तो अब मेरे को V निकालना है, तो V क्या होगा? कहाँ से कहाँ तक है? R तक ला रहे हैं, तो क्या निकालोगे? वी आर माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल्स टू माइनस, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो साहब? इनफाइनाइट से ला रहे हो, कहाँ तक ला रहे हो? R तक ला रहे हो। क्या लिखोगे? E आउटसाइड डॉट डी आर। ठीक है, तो V इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना? 0। तो वी आर मतलब ये पॉइंट माइनस इनफाइनाइट से R। E आउटसाइड की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा भाई? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर, है ना, के क्यू अपॉन आर। तो ये हो गया एक कंडक्टर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू। यदि आपको पूछा जाए कि सरफेस पर बताओ, तो एट सरफेस, तो सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? सरफेस के ऊपर R बराबर हो जाएगा कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कितना? के क्यू अपॉन आर। कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल बताना है, तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल बताने के लिए मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया कंडक्टर के अंदर। मान लो ये पॉइंट है, वो पॉइंट है B और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है R। ठीक है, तो यहाँ पर
इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताना है। तो ला कहाँ से रहे, वही इन्फाइनाइट से लेके आ रहे हो, तो वी बी माइनस वी इन्फाइनाइट इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले इन्फाइनाइट से कहाँ तक लेके आओगे, यहाँ इस रेडियस तक लेके आओगे, फिर यहाँ से कहाँ लेके जाओगे, यहाँ तक। यानी कि पहले तो आपको इन्फाइनाइट से कहाँ तक लाना पड़ेगा, कैपिटल आर तक। और इन्फाइनाइट से जब कैपिटल आर तक लेके आओगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ होगा वो कौन सा होगा, आउटसाइड वाला। तो ये हो जाएगा डॉट डी आर प्लस, प्लस का माइनस ही हो जाएगा, फिर माइनस। इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक करोगे, आर से और स्मॉल आर तक, और यहाँ पर क्या यूज़ होगा, इनसाइड, और ये क्या हो जाएगा, डी आर। तो क्योंकि इनसाइड क्या है, जीरो है, तो ये वाला एक्सप्रेशन तो कितना हो गया, जीरो। तो बचा हमारे पास कौन सा, ये वाला। अब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना, जीरो, तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट टू आर। ई आउटसाइड की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर और डी आर। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी जो उसकी सरफेस पर है ना। तो नोट लगा के मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, इन आ कंडक्टर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल is same as the value of potential at surface, है ना। ये याद रखना आप। मैं याद रखने को क्यों बोल रहा हूँ आपको, कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। क्वेश्चन दे दिया ऐसा, आपको ये बोला कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है ना, या इसको 2 मीटर मान लो, 5 मीटर मान लो। कितनी रेडियस है, 5 मीटर की रेडियस है। और जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, 5 म्यू सी है, माइक्रो कूलम है। तो कंडक्टर के सेंटर से और 2 मीटर के डिस्टेंस पर, कंडक्टर के सेंटर से कितने मीटर पर, 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या बताना है, हमें पोटेंशियल बताना है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे के क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 इंटू 10 पावर -6, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एक ऑप्शन के अंदर डिस्टेंस होगा 2 मीटर, एक ऑप्शन के अंदर होगा k इंटू 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 5 मीटर, एक के अंदर होगा ऑप्शन 0 और एक के अंदर होगा नन ऑफ द अबव। तो क्योंकि हम फॉर्मूला हमारे दिमाग में रह जाता है, कौन सा वाला, हमारे दिमाग में रह जाता है के क्यू अपॉन आर, और हमें 2 मीटर पर निकालना है तो हम डायरेक्ट आंसर लगाते हैं ए वाला, जबकि ये कंडक्टर है। और कंडक्टर के लिए या स्फेरिकल शेल के लिए अंदर जो पोटेंशियल होता है वो वही पोटेंशियल होता है जो कहाँ पर होता है, सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, आर का मतलब इसकी रेडियस। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, के 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 5। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपको फंसाकर हिला सकते हैं। तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना, गलती ना हो जाए। आगे बात करते हैं। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कंडक्टिंग स्फीयर की। तो कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करना है, U इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ई स्क्वायर डी टाउ, और ये पूरे स्पेस के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, एक बार 0 से r तक, और फिर कहाँ से कहाँ तक, r से और इन्फाइनाइट तक। यानी कि एक बार अंदर के लिए और एक बार कहाँ के लिए, बाहर के लिए। तो अंदर के लिए कौन सा फॉर्मूला, ई इन वाला यूज़ करोगे, और बाहर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, ई आउट वाला। ठीक है, बाहर के लिए कौन सा यूज़ करोगे, आउट वाला। अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सा रखना है, ई आउट वाला। और ई आउट की वैल्यू क्या रखोगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर k की वैल्यू रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, r से इन्फाइनाइट तक। तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है वो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इंपॉर्टेंट, जब आपने सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला था तो उसके लिए आया था 3/20 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जब आप कंडक्टिंग स्फीयर के लिए निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रखना, स्फीयर तो ध्यान रह जाएगा, कंडक्टिंग है, एक एनर्जी का टर्म आएगा इंट्रैक्शन एनर्जी, एक आएगा
सॉलिड स्पेयर के लिए। एक आगे चल के एक और टर्म पढ़ोगे सेल्फ एनर्जी, है ना। तो ये जो बहुत सारे टर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा बहुत भयंकर वाला। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना। जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ तुम्हें उनको बड़े ध्यान से समझते हुए चलना। आगे बात करें, हमें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या लिखा, अ कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर है ध्यान रखना, ऑफ रेडियस r has a charge plus q on its surface if the charge on the sphere is doubled and its radius is halved। पहले चार्ज था कितना q, q1 बराबर कितना था q, अब जो चार्ज है वो कितना हो गया 2q। रेडियस इज हाफ्ड, पहले रेडियस थी r1 बराबर r, फिर जो रेडियस है वो हाफ कर दी आधी। तो इसकी एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ा है वो हमें बताना है। तो u जो है u कंडक्टर के लिए वो कितना होता है, वो होता है कितना होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है r। तो यहाँ पर क्या लिखोगे r। तो ये तो पहले केस के लिए। अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में इसको मैंने u1 लिख दिया, तो दूसरे केस में जो चार्ज है वो कितना हो गया डबल। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4q स्क्वायर, डबल हो गया ना तो उसका स्क्वायर, और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r कितना हो गया आधा यानी कि r/2 ऊपर पहुँच गया तो कितना हो जाएगा 8q स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये तो u1 की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आ गया u2 इक्वल्स टू 8u1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ मेटालिक स्पेयर, मेटालिक का मतलब है कंडक्टर, मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस 2.0 मीटर। तो रेडियस जो है वो कितनी रखी है 2 मीटर की। पोटेंशियल जो है वो कितना रखा है 300 वोल्ट इन एयर। तो U इक्वल्स टू कितना, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है भाई। तो पोटेंशियल जो है वो कितना होता है के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल कितना होता है के क्यू अपॉन आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर क्या हो गया क्यू। तो यहाँ से क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी। तो क्यू की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करो तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऊपर वाले का स्क्वायर हो रहा होगा, तो कितना बन रहा होगा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर और वी स्क्वायर, पूरा सारा स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये 2 बार कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट कट गया, ये आर से आर कट गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बच गया यू का वो क्या बच गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी। यहाँ पर डालो वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो u इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, या फिर और भी सिंपल बता दूंगा इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पर एक बार एप्सिलॉन नॉट ही लिख लो, और यहाँ आर वी, तो r की वैल्यू कितनी है 2 मीटर और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी 300, तो ये हो गया 300, है ना। v काटा था क्या हमने, v तो स्क्वायर में ही है ना, स्क्वायर में है, तो 300 इंटू 300 ये स्क्वायर में। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं k से, एयर वैल्यू बोल रखा है, तो ये वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9। तो मैं क्या करूँ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और नीचे भी 2 से, तो ऊपर बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे बन गया 2, और यहाँ पर भी 2, और ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 इंटू 10 पावर 4, तो ये 2 से तो 2 गया। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो 1/9, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9, और यहाँ से क्या हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 4, सॉरी ये कितना हो गया 4, तो ये बना 4, तो यहाँ 9 से 9 मरा, तो ये कितना हो गया 10 पावर -5। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई 1 इंटू 10 पावर -3 जूल। कहाँ गड़बड़ हुई भाई, 3000 है, सॉरी वो, हाँ ठीक है, ये 3000 है भाई 3000। तो इसको 3000 करो तो ये हो जाएगा कितना 6, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये 9 6 3 आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। इसको ठीक कर लेना भाई, ये है 3000 वोल्टेज, ठीक है, ये कितना है 3000 वोल्टेज है, इसको ठीक कर लेना। चलो भाई आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल ऑफ टोटल चार्ज 5 कूलम एंड रेडियस 4 मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, स्पेरिकल शेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पेरिकल शेल। तो स्पेरिकल शेल की जो एनर्जी है वो भी वही होगी जो किसकी है, कंडक्टर की, क्योंकि दोनों के लिए ही सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर कितना है, 0। तो स्पेरिकल शेल की एनर्जी भी वही होगी जो किसकी है, कंडक्टर की। तो यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 कूलम, और जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, 4 मीटर। तो एनर्जी हमें निकालनी है, तो एनर्जी कितनी, Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। हमें R की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, आंसर डाल लो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में निकालना है, इसको सिंपल करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर दो, यहाँ बन गया Q² अपॉन 2 और R ये बन गया ना, हाँ। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q² की वैल्यू कितनी, 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 अपॉन 2 × R की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 25 अपॉन 8 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जूल में आ गया, ये आंसर आ गया, हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में बोला है अ स्मॉल चार्ज स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस, स्पेरिकल शेल की रेडियस है 0.01 मीटर, रेडियस है 0.01 मीटर, इज एट पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 30 वोल्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द शेल, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, इसका आंसर तुम्हें बताना है मेरे को क्या आएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q²। अब यहाँ पर Q नहीं है तो V = होता है KQ अपॉन R, या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q। तो यहाँ Q की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V, ये वैल्यू को यहाँ पर रखना है, आंसर निकालना है। अब इसका आंसर तुम निकाल के बताओगे मेरे को क्या आएगा। एक चीज़, ये जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को लाइक नहीं करते, शेयर करते हैं नहीं करते मेरे को नहीं पता, कम से कम लाइक कर दिया करिए। आपके लाइक करने से ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो वीडियोस हैं, सर्चेज में आते हैं, तो और भी जो लोग हैं आप लोगों की तरह प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके भी ये लेक्चर्स काम आ सकते हैं। तो प्लीज़ 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 इन लेक्चर्स को जब भी आप देखें तो लाइक ज़रूर कर दें। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कैविटी इन अ कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी है तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैविटी का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने एक ऐसा स्पेरिकल कंडक्टर लिया है, तो अभी इसके अंदर मेटल भरा हुआ है, पूरा ठसाठस मेटल भरा हुआ है, ऐसे मेटल भरा हुआ है, ठीक है। कैविटी का मतलब क्या होगा कि मान लो मैंने यहाँ से कोई होल निकाल दिया ऐसे, तो होल निकालने का मतलब क्या हो गया, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये खाली हो जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो कैविटी का मतलब होगा होलो पोर्शन विदाउट चार्ज, विद नो चार्ज। तो ये क्या हो गया, ये जो होलो पोर्शन विद नो चार्ज इज नोन एज कैविटी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कैविटी। तो ये बन गई कैविटी। अब मान लो कि इस कैविटी के यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रख दिया, Q चार्ज रख दिया, लेट सपोज वो चार्ज है +Q। तो अब चार्ज तो मानेगा थोड़ी, जब चार्ज है तो चार्ज अपना क्या जनरेट करेगा, फील्ड जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो चार्ज है ये क्या जनरेट करेगा, अपना फील्ड। तो अब अपना ये फील्ड जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने की कोशिश करेंगी। पर हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही कंडक्टर से टकराती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट क्यों हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0, और इसको 0 ही रखना है।
और ये मान नहीं रहा है, ये कह रहा है कि मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालूंगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो कहाँ से चलती है, पॉजिटिव से निकलती है और टर्मिनेट कहाँ होंगी, नेगेटिव पे। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, ये कंडक्टर जल्दी से अपने चार्ज को एडजस्ट करेगा तो जितने भी अपने पास नेगेटिव चार्ज होंगे उनको फैला देगा कहाँ पर, यहाँ पर इस कैविटी के चारों तरफ फैला देगा। क्योंकि ये स्फेरिकल कैविटी है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव हैं ये सारे फैल गए, क्योंकि चार्ज जो है उसका आयोनाइजेशन हो गया। यहाँ चार्ज थे, जल्दी से नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गए, तो इससे के साथ का जो एसोसिएटेड पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ भाग जाएगा, वो भाग जाएगा कहाँ पर, इस कंडक्टर की सरफेस पर। कहाँ भाग जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पर। ठीक है, कंडक्टर की कहाँ भाग गया, सरफेस पर भाग गया। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो टर्मिनेट हो जाएंगी, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले जीरो था वो अभी भी कितना बना रहेगा, जीरो बना रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से दो तीन चीज़ें निकली। दो तीन चीज़ें क्या निकली, एक चीज़ तो ये निकली कि यदि कोई कैविटी है तो यहाँ का कैविटी के अंदर का जो चार्ज है, वो जो चार्ज है मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो कंडक्टर की जो सरफेस है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज पहुँच जाएगा, प्लस क्यू। कंडक्टर की जो सरफेस है उस पर भी कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी वहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी जहाँ कम होगी वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज क्या होगी, कम होगा। ठीक है, इस चीज़ का कैसे देखने को पता मिलेगा हमें, मान लो तुम्हें एक ऐसा कंडक्टर बना के दूँ मैं इस तरह से, ऐसे ये कोई कंडक्टर बना हुआ है हमारे पास ऐसे, और यहाँ पर कैविटी है यूँ। अब इस कैविटी का चार्ज है प्लस क्यू। तो क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब स्फेरिकल सिमेट्री है, जब सिमेट्रिक चीज़ें होंगी तो उस पर जो चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि वो क्या है, सिमेट्री है। और अगर वो सिमेट्री नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। उस केस में चार्ज वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। यानी कि शार्प एजेस पर जो चार्ज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जहाँ शार्प एजेस नहीं होंगी वहाँ पर चार्ज कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये शार्प एज है तो यहाँ पर चार्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस ज़्यादा आएगा, यहाँ पर प्लस कम होगा। तो एसिमेट्रिक सरफेसेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, सिमेट्रिक सरफेसेस जो हैं उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा। असिमेट्रिक सरफेसेस हैं उनमें जो चार्ज है वो ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर शार्प एजेस है, जैसे कि यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जो कैविटी के अंदर का चार्ज है वही जो चार्ज है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पर। अगर हमें बोला जाए कि इसके अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अब कैविटी की कंडीशन में, क्योंकि ए पॉइंट कहाँ पर रखा है, कंडक्टर पर रखा है। कहाँ पर रखा है, कंडक्टर में रखा है, तो इस कंडीशन में भी कंडक्टर के अंदर है, इसलिए ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अगर हमें बोला जाए कि कैविटी के अंदर कोई पॉइंट है बी, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उस पर निकल जाएगा। उस पर क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर रखा है, कैविटी के अंदर रखा है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, के क्यू अपॉन, मान लो ये कोई डिस्टेंस है आर, तो ये निकल जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से, है ना। ये जो कैविटी के अंदर रखा चार्ज है पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कैविटी के अंदर। परंतु जब आप कंडक्टर के अंदर बात करोगे, यानी कि यहाँ ऐसे कोई पॉइंट रखा है ए, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो कंडक्टर और कैविटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही, और होपफुली जितना भी मैंने बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर को छोड़ने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो कल इसके पहले वाले लेक्चर का, मतलब कौन से लेक्चर का, 6th का था असाइनमेंट, हाँ, तो असाइनमेंट नंबर 6 जो मैंने भेजा था उसके
सॉल्यूशंस किए हैं नहीं या नहीं किए हैं वो एक बार मेरे को ज़रूर मैसेज करके बताना, या तो ग्रुप में, और या चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एटलीस्ट पता लगे मुझे कि आप लोग वो असाइनमेंट सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।